आफ्टरनून एवरीवन, देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि हम सभी को मालूम है, हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं फिफ्थ पेपर। तो फिफ्थ पेपर की हम लोग 3 यूनिट कर रहे हैं। 3 यूनिट का आज हम पढ़ेंगे 3.2। 3.2 में क्या है, ये टॉपिक जो आपका इस टाइम पे 3 यूनिट है वो है करिकुलम डेवलपमेंट फॉर ASD। जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए करिकुलम किस बेसिस पे तैयार होता है। तो आज हमारा टॉपिक है सोशल कम्युनिकेशन स्किल, इंटरेक्शन एंड इमोशनल रेगुलेशन। सामाजिक संचार कौशल, सहभागिता, इंटरेक्शन, किस तरह से इंटरेक्शन किया जाता है सोसाइटी के साथ, और जो हमारा भावनात्मक विनिमय है, इमोशनल रेगुलेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो ASD वाले बच्चे होते हैं उनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, उन्हें सोशल होने में, सोशली इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इन सभी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं सोशल संचार कौशल, सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स, सहभागिता, इंटरेक्शन एंड भावनात्मक विनिमय, इमोशनल रेगुलेशन। तो ASD से जो पीड़ित बच्चे होते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चों को भाषा कौशल विकसित करने और यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि दूसरा उनसे क्या कहता है। जो फर्स्ट इनके अंदर स्किल्स होते हैं, लैंग्वेज स्किल, वो इनमें डेवलप करने में थोड़ी समस्या होती है और उन्हें यह समझने में भी दिक्कत होती है कि सामने वाला व्यक्ति उनसे क्या कह रहा है। उन्हें अक्सर गैर मौखिक रूप से संचार करने में भी कठिनाइयाँ होती है। उन्हें कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज के थ्रू, वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, बट उन्हें प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन करने में, कि मतलब जहाँ पे वो नॉन वर्बल थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उन्हें वो बच करने में भी प्रॉब्लम होती है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, गेस्चर के थ्रू, आइस के थ्रू, या फिर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग बात कर लेते हैं। तो उसी तरह से जो बच्चे होते हैं ASD वाले, उन्हें वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेट करने में समस्या होती है। बात करें सीधा ASD से पीड़ित बच्चों की संवाद करने, कम्युनिकेशन करने और भाषा का उपयोग करने की क्षमता उनके बौद्धिक और सामाजिक विकास पर निर्भर करती है। इन बच्चों का बौद्धिक और सामाजिक विकास पर निर्भर करता है इनकी कम्युनिकेशन और इनकी जो लैंग्वेज है उसकी कैपेसिटी। तो ASD वाले कुछ बच्चे भाषा या भाषा का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि सभी बच्चे ASD वाले कम्युनिकेट नहीं करते। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो करने नहीं पा सकते, कुछ बच्चे करते भी, ऐसा नहीं है। और कुछ के पास बहुत सीमित बोलने का कौशल होता है, कुछ के पास क्या है, एक लिमिटेड स्किल्स होते हैं बात करने के। दूसरों के पास स्पष्ट शब्दावली हो सकती है और विशिष्ट विषयों के बारे में बहुत विस्तार से बात करने में सक्षम हो सकते हैं। कुछ क्या हो सकते हैं, कुछ को स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में क्या है, एबिलिटी होती है कि वो उस चीज़ के बारे में, एक स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में डिटेल से बात भी कर सकते हैं। कई लोगों को शब्दों और वाक्यों के अर्थ और लय के साथ समस्या होती है, लेकिन कुछ बच्चों को क्या होती है कि वो शब्दों और वाक्यों के साथ किस प्रकार से उन्हें बोलना है, उनको किस तरह से रीड करना है, किस लय में बोलना है, तो इस तरह से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने में भी प्रॉब्लम होती है। वह शरीर की भाषा और विभिन्न स्वरों के अर्थ को समझने में भी असमर्थ होते हैं। जो बॉडी लैंग्वेज होती है और जो हमारे वॉवेल्स होते हैं, उनका जो मीनिंग होता है वो क्या है, उसको भी समझने में क्या होती है, समस्या का सामना करना पड़ता है। एक साथ लेने पर ये कठिनाइयाँ ASD वाले बच्चों की दूसरे बच्चों के साथ बातचीत करने की क्षमता को प्रभावित करती है, विशेषकर अपनी उम्र के लोगों के साथ। ये जो बच्चों के अंदर अक्षमता है वो क्या है, अपने ही जैसे बात लोगों के साथ भी कम्युनिकेट करने में उन्हें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। नीचे भाषा के उपयोग और व्यवहार के कुछ पैटर्न दिए गए हैं जो अक्सर ASD वाले बच्चों में पाए जाते हैं। क्या है, इन्होंने जो आपके लैंग्वेज का आप यूज़ करते हो, जो आपके बिहेवियर से क्या है, कुछ शो होते हैं, इस तरह कुछ पैटर्न शो कर रखा है जो ASD वाले बच्चों में अक्सर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हम देखें, दोहराव या कठोर भाषा। अक्सर ASD वाले बच्चे जो बोल सकते हैं वह ऐसी बातें कहेंगे जिनका कोई अर्थ नहीं होता है या जो दूसरों के साथ होने वाली बातचीत से संबंधित नहीं होती है। मतलब कि वो आपसे कुछ भी बोल रहे हैं, बट उनको जो भी शब्द अच्छा लग गया, चाहे उन्होंने TV में सुना, एडवर्टाइजमेंट में सुना, किसी को रोड पर सुना, अपने घर में कोई भी एक पर्टिकुलर शब्द उन्होंने सुन लिया, तो क्या है, वो उस चीज़ को रिपीट करते रहेंगे। तो आप उनसे कोई भी बात करो, किसी भी चीज़ का जवाब वो उसी अक्षर या उसी वाक्य के थ्रू देंगे, बाकी उनसे किसी का मतलब नहीं कि आप उनसे किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। उदाहरण के लिए, एक बच्चा बातचीत के दौरान बार बार 1 से 5 तक गिनती
गिन सकता है जो संख्याओं से संबंधित नहीं है, या एक बच्चा लगातार उन शब्दों को दोहरा सकता है जो उसने सुने हैं। एक स्थिति जिसे इकोलेलिया कहा जाता है। तत्काल इकोलेलिया तब होता है जब बच्चा उन शब्दों को दोहराता है जो किसी ने अभी कहा है। उदाहरण के लिए, बच्चा उसी प्रश्न को पूछकर किसी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। विलंबित इकोलेलिया में बच्चा पहले से सुने गए शब्दों को दोहराता है। बच्चा कह सकता है, क्या आप कुछ पीना चाहते हैं, जब भी वह ड्रिंक मांगता है। एएसडी से पीड़ित कुछ बच्चे ऊंची आवाज़ में बोलते हैं या गाना गाते हैं या रोबोट जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अन्य बच्चे बातचीत शुरू करने के लिए स्टॉक वाक्यांशों का उपयोग कर सकते हैं। जैसा हमने बात करी कि इन्हें कोई पर्टिकुलर एक शब्द को ये लोग पकड़ लेते हैं, चाहे इनसे किसी भी प्रकार की बात की जाए, ये उसे ही रिपीट करते हैं। ये कुछ इन्हें कोई चीज़ चाहिए तो इन्हें नहीं पता किस तरह से हमें साउंड निकालना है, किस तरह से हमारा साउंड क्रिएट होगा। तो कभी कभी ये चीज़ों को गाकर रोबोट की तरह, है ना, ऊंची आवाज़ में, धीमी आवाज़ में, मोटी आवाज़ में, पतली आवाज़ में, इस तरह से बात करते हुए आपको दिखेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है उदाहरण क्या है आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा कह सकता है कि मेरा नाम टॉम है, तब भी जब वह दोस्तों या परिवार के साथ बात करता है, या फिर अन्य लोग वही दोहरा सकते हैं जो वह टेलीविज़न कार्यक्रमों या विज्ञापनों में सुनते हैं। कभी कभी हम लोग बच्चे जो इनको हम टीवी चलता हुआ छोड़ देते हैं, या फिर कोई एक गेम है, इस तरह का ही साउंड क्रिएट करने लगते हैं। फिर उसका कोई भी एक शब्द लेके अपना नाम, मेरा नाम टॉम है, मेरा नाम टॉम है, मेरा नाम टॉम है, वही चीज़ रिपीटिशन में कहने लगते हैं। तो इस चीज़ को इकोलेलिया बोलते हैं। यहाँ देखिए, संकीर्ण रुचियाँ और असाधारण क्षमताएं। इसमें क्या है, कुछ बच्चे अपनी रुचि रखने वाले विषयों के बारे में एक गहन एकालाप देने में सक्षम हो सकते हैं, भले ही वे एक ही विषय के बारे में दो तरफा बातचीत करने में सक्षम ना हो। कोई भी एक बच्चे क्या होता है, किसी भी अपने जो इंटरेस्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं, बट वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं। दूसरों के पास संगीत प्रतिभा या गणितीय गणना करने की उन्नत क्षमता हो सकती है। एएसडी वाले लगभग 10% बच्चे सामंत कौशल या विशिष्ट क्षेत्रों जैसे याद रखना, कैलेंडर, गणना, संगीत या गणित में अत्यधिक उच्च क्षमता दिखाते हैं। ऐसा नहीं इनके बच्चे क्या है, हर चीज़ में क्या है, इनका पिछड़े हुए होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ क्षेत्रों में इनके पास एबिलिटी होती है चीज़ों को, जैसे संगीत में इनकी अच्छी प्रतिभा होती है। गणित के कोई कौशल है, उसको गणना करने में अच्छी है, उसको चीज़ों को मेंटेन करने में चीज़ें क्या हो सकती है, क्या है यहाँ पे लिखा है। एएसडी वाले बच्चे होते हैं 10% बच्चे जो सामवत कम्युनिकेशन स्किल होता है, या फिर उनका विशेष क्षेत्र होता है, जैसे याद रखना, कैलेंडर की गणना करना, संगीत या गणित में अत्यधिक उच्च क्षमता भी दिखाते हैं। 10% बच्चों के पास क्या होता है, हायर एबिलिटी कैपेसिटी होती है चीज़ों को लर्न करने की, या फिर संगीत के प्रति, मैथ्स के प्रति, या फिर कुछ अलग उनके पास कुछ क्रिएटिव उनके नीड के हिसाब से उनके अंदर स्किल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें असमान भाषा विकास। एएसडी वाले कई बच्चे कुछ भाषण और भाषा कौशल विकसित करते हैं। क्या है, यहाँ बात कर रहे हैं कुछ जो एएसडी वाले बच्चे होते हैं उनके क्या है, भाषा का भी विकास होता है, उनकी भाषा के स्किल्स का भी विकास होता है, लेकिन क्षमता के सामान्य स्तर तक नहीं। लेकिन एक जो नॉर्मल इंसान के अंदर कैपेसिटी होती है उस हद तक नहीं हो पाता, और उनकी प्रगति आमतौर पर असमान होती है। जिस प्रकार से उनका अचीवमेंट होता है वो एक नॉर्मल नहीं होता। उदाहरण के लिए वे बहुत जल्दी रुचि के साथ किसी विशेष क्षेत्र में एक मजबूत शब्दावली विकसित कर सकते हैं। अभी सुनी या देखी गई जानकारी के लिए कई बच्चों की याददाश्त अच्छी होती है। कुछ लोग 5 साल की उम्र से पहले शब्दों को पढ़ने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने जो पढ़ा है उसे समझा ना सके। वह अक्सर दूसरों के भाषण का जवाब नहीं देते हैं, और हो सकता है कभी वह अपने नाम का जवाब न दें। इन बच्चों को कभी कभी गलती से सुनने की समस्या होती है। क्या है, चीज़ों को ये क्या करते हैं कि चीज़ों को ये लर्न कर लेते हैं, चीज़ों को बोल भी सकते हैं, लेकिन क्या होता है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वो एक पर्टिकुलर या परमानेंट टाइम के लिए नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चा आपकी कोई बात को जानता भी है, लेकिन उसका वो क्या है, उस चीज़ को वो मीनिंग नहीं जानता, और उस पर्टिकुलर चीज़ पे वो उस चीज़ का आंसर भी नहीं दे सकता। आगे बात करें, खराब अशाब्दिक वार्तालाप कौशल। एएसडी वाले बच्चे अक्सर इशारों को उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। जिस तरीके से हम लोग कभी कभी गेस्चर का यूज़ करते हैं लैंग्वेज के लिए, नॉन वर्बल लैंग्वेज के लिए, तो ये बच्चे इन बच्चों के अंदर वो कौशल भी क्या होते हैं, डेवलप नहीं होते हैं। जैसे किसी वस्तु की ओर इशारा करना, कि आपको कुछ बॉल चाहिए है ना, दरवाज़ा बंद करना, तो आप लोग कभी कभी अपने आँख से अपनी बॉडी के थ्रू उस चीज़ की तरफ गेस्चर करते हैं। तो इस तरह के जो स्किल्स होते हैं इन बच्चों के अंदर नहीं होते हैं।
अपने भाषण को अर्थ देने के लिए वे अक्सर आंखों के संपर्क से बचते हैं, जो उन्हें असभ्य, उदासीन या असावधान लग सकता है। कहता है कभी कभी इन लोगों के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, बच्चे आई कांटेक्ट नहीं करते, कि आंखों में आंखें देखकर बातें नहीं करते हैं, इनकी नज़रें हमेशा झुकी हुई रहती हैं। अपने मौखिक भाषा कौशल को बढ़ाने के लिए सार्थक इशारों या अन्य शाब्दिक कौशल के बिना ASD वाले बच्चे अपनी भावनाओं, विचारों और ज़रूरतों को जानने के प्रयासों में निराश होते हैं। क्या ये अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इनके इमोशंस, इनके क्या थॉट्स हैं, इनकी क्या नीड्स है। आगे देखिए, वह प्रमुख प्रकोप या अन्य अनुचित व्यवहारों के माध्यम से अपनी कुंठाओं को दूर कर सकते हैं। जो भी उनके अंदर कुछ विशेष अन्य व्यवहार हैं, उन व्यवहारों के माध्यम से जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो उसको खुद स्वयं से ही दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा सोशल स्किल्स है ना, जो हमारे सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके बारे में पढ़ा, बच्चों को कम्युनिकेट करने में किस तरह से प्रॉब्लम होती है सोशलाइजेशन में। अब हम यहाँ पढ़ेंगे भावनात्मक विनिमय, मतलब जो हमारा इमोशनल रेगुलेशन होता है उसमें क्या हम देखने को पड़ते हैं। जो ये ER है, इमोशनल रेगुलेशन, क्या है, ये एक निर्माण है जो ASD में देखी गई भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याओं को समझने के लिए व्याख्यान शक्ति प्रदान करता है। क्या है, एक समस्या जो बच्चों के अंदर बिहेवियर और जो उनके इमोशन से संबंधित जो उनके अंदर प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की क्या है, एक कैपेसिटी है। ER को आमतौर पर किसी व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति के स्वयं या जानबूझकर संशोधन करने में परिभाषित किया गया है। जो ER है उसका यूज़ मोस्टली क्या किया जाता है, जो व्यक्ति होते हैं इमोशन, उनकी जो कंडीशन होती है उसको समझकर उसको क्या है संशोधन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो अनुकूली या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को बढ़ावा देती है। ASD वाले व्यक्ति अनुकूली ER रणनीतियों को नियोजित करने में विफल हो सकते हैं। क्या है, जो अपनी बातें हैं उसको चीज़ों के अंदर एक्सप्लेन करने में जो इनकी रणनीतियाँ होती हैं उसमें क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं चीज़ों को करने में। इसके बजाय नखरे, आक्रामकता तथा आत्मचोट के साथ भावनात्मक उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रियाएँ करते हैं। इनका जो अब जब इनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाती तो इनका क्या निकलता है, भावनात्मक उत्तेजनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिसके हिसाब से दूसरों को चोट पहुंचा सकती हैं, खुद को भी चोट पहुंचा सकते हैं। भावनात्मक स्वयं विनिमय व्यवहार को अनुकूलित करने की क्षमता है। जब ऐसी स्थितियों में लोग होते हैं जो तनाव, चिंता, झुंझुलाहट और हताशा जैसी भावनाओं को भड़का सकता है, मजबूत भावनात्मक विनिमय कौशल वाला व्यक्ति कर सकता है। जो भी बच्चे के अंदर बच्चा कभी कभी क्या है कि ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है जब उसे तनाव है, किसी प्रकार की चिंता है, वो झुंझुलाता है चीज़ों को और हिताश होता था, ऐसी भावनाओं को क्या है वो चीज़ें और भड़का सकती हैं। जब आप बच्चे की जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं होंगी, तो जब बच्चे को स्ट्रॉन्ग करना है उसके इमोशनल आउटबर्स्ट में, तो क्या है ऐसे कौशल का आपको निर्माण करना पड़ेगा बच्चे के अंदर। यहाँ पढ़े, जो वैकल्पिक रूप से एक व्यक्ति जिसमें भावनात्मक आत्म विनिमय की कमी हो सकती है। क्या है, समान उम्र के साथियों की तुलना में जो हमारे समान उम्र के बच्चे होंगे उनके हम आपस में तुलना करें तो क्या है, जो स्थितियाँ होंगी, जो विभिन्न कंडीशंस है उसमें क्या है अत्यधिक प्रतिक्रिया करना, समान उम्र के साथियों की तुलना में लंबे समय तक नकारात्मक भावनात्मक का अनुभव करना, कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी चीज़ से नाराज़ हो गए तो क्या है उनके अंदर जो निगेटिव फीलिंग्स है वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है एक अन्य बच्चे के मुकाबले। एक छोटा गुस्सा रखें और भावनात्मक रूप से बाहर निकलते में व्यस्त रहें। मूड स्विंग होना कि बच्चों का क्या है मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, कभी गुस्सा आता है, कभी झुंझलाहट होती है, कभी रोना आता है। इस तरह की चीज़ें बच्चे आराम से कर सकते हैं क्योंकि इनका मूड स्विंग होता है। यहाँ पढ़े, वेट तो यहाँ में जैसे मैं देखूँ कि क्या है, ऑटिस्टिक बच्चों में भावनात्मक विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें जो ऑटिज्म बच्चे हैं उनमें जो फीलिंग्स का डेवलपमेंट हमें करवाना चाहिए। कैसे करना चाहिए, तो ऑटिज्म बच्चे होते हैं अपनी भावनाओं को पहचानने में क्या है वो पहचान नहीं पाते अपनी चीज़ों को, किस तरह से मुझे कहाँ पे क्या बिहेव करना है, और उसका प्रबंध करने में कौशल विकसित कर सकते हैं। क्या है, उसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों के अंदर कुछ स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। आप अपने ऑटिस्टिक बच्चों को भावनाओं के बारे में जानने और भावनाओं को व्यक्त करने और प्रतिक्रिया देने की उनकी क्षमताओं में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। क्या है, हमें खुद ही बच्चे की हेल्प करनी होगी किस तरह से उसके अंदर ये कैपेसिटी विकसित की जाए। रोज़मर्रा की बातचीत का भी उपयोग कर सकते हैं हम बच्चों के साथ, बच्चों की एक्टिविटी, बच्चों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। यहाँ कुछ विचार हैं, उन विचार को पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक संदर्भों में
भावनाओं को लेबल करें, जो भी उनकी फीलिंग्स है उसमें क्या है हमें लेबल करना चाहिए जब को कि बच्चा ज़्यादा इमोशनल ना हो, ज़्यादा रोए ना, ज़्यादा हंसे ना किसी बिना वजह। तो उस चीज़ को क्या है बच्चों की फीलिंग्स को लेबल करें। जब आप कोई किताब पढ़ रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो या अपने बच्चों के साथ दोस्तों से मिल रहे हो तो आप भावनाओं को इंगित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं देखो सैली मुस्कुरा रही है, वह खुश है। तो क्या है अगर जो इमोशंस हैं उनको वर्डिंग के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जब आप बच्चों के साथ कहीं जा रहे हो बाहर मिलने, फ्रेंड्स के यहाँ, रिलेटिव्स के यहाँ, तो इस तरह से बच्चों को हम वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है आपको कि जैसे शैली मुस्कुरा रही है, मुस्कुराना क्या है एक फीलिंग है, या खुश होना एक फीलिंग है। तो आप उसको शब्दों के थ्रू एक्सप्लेन करो ताकि बच्चा उस चीज़ से आइडेंटिफाई कर सके। तो आप देखते हैं क्या है कि प्रतिक्रियाशील बने, ये कहकर अपने बच्चों की भावनाओं का जवाब दें। उदाहरण के लिए जब बच्चा मुस्कुरा तो उसको खुश होने दें ताकि अपनी स्वयं की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी दिखा सके। तो अगर बच्चे के साथ कोई ऐसी एक्टिविटी है कि बच्चा जिसमें खुश हो सकता है तो बच्चे को खुश होने दें ताकि वो अपनी फीलिंग्स को समझ सके कि मुस्कुराना या खुश होना क्या होता है। कि उदाहरण के बच्चे को उत्साही से हाई फाई दें, उसके साथ बात करें, उसके साथ हंसें। इस तरह की एक्टिविटी बच्चे के साथ आप लोग करते रहें। अगर हम आगे देखें अपने बच्चों का ध्यान आकर्षित करें। यदि आप अपने बच्चे से बात करते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो दोबारा बोलें। अपने बच्चों का ध्यान आकर्षित अपनी तरफ करें, विभिन्न एक्टिविटीज़ करके उससे अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। अतिरंजित तरीके से ऐसा करने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए एक उज्ज्वल आवाज़ और बहुत सारी अभिव्यक्त का उपयोग करके, मतलब एक अनोखी आवाज़ का यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, आकर्षित हो सके। तो हमने जो भी हमारा ये टॉपिक था देखा क्या था, सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स थे, उसका जो इमोशनल रेगुलेशन था, दोनों हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं।